आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई फिल्मी कहानी है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि एक लड़का साल 2011 में गायब हो जाता है। लड़के के घर वाले और पुलिस लड़के को सालों तक ढूंढती रहती है, मगर कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। पर फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और फिर 9 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। लड़के के गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर क्या है इस परफेक्ट मर्डर कहे जाने वाले केस की पूरी कहानी, और कैसे एक बिना सबूत और गवाह वाले अनसुलझे केस को पुलिस ने 9 साल की मेहनत के बाद सुलझा दिया। आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल सिंघला नाम का व्यक्ति जो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित टप्पूकड़ा का रहने वाला था। कमल पेशे से एक बिजनेसमैन था। कमल बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, रेत, ईंट इत्यादि सप्लाई करने का काम किया करता था। बात है साल 2010 की। काम के सिलसिले में पास ही के गांव में एक दिन कमल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, इसलिए कमल आए दिन यहाँ आया जाया करता था। आते जाते ही गांव की एक लड़की पर कमल की नज़र पड़ती है और वो लड़की पहली ही नज़र में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम था शकुंतला। लड़की के पसंद आ जाने के बाद कमल इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती कर लेता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का आना जाना शकुंतला के घर पे होने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कमल सिंगला और शकुंतला अक्सर दुनिया की नज़रों से बचकर मिला करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनके प्रेम संबंध की खबर किसी को ना लगे, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता है और कानों ही कान इन दोनों के प्रेम संबंध की खबर शकुंतला के घर वालों को लग जाती है। इस प्रेम संबंध की जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह थी कमल और शकुंतला की जाति का अलग अलग होना। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होते हैं और अपनी पसंद के लड़के से शकुंतला की शादी करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों की खोजबीन के बाद दिल्ली के कापस हेड़ा में रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला के घर वाले शकुंतला के लिए पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबरा जाती है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश करने के बावजूद ये दोनों फिर से मिल नहीं पाते हैं और आखिरकार 8 फरवरी साल 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से करवा दी जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाने करके शकुंतला अपने मायके वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक मायके में ही रहती है। हालांकि घर वालों के समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर से शकुंतला अपने पति के घर चली जाती है और ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करने की कोशिश में लग जाती है। दुनिया की नज़रों में सब कुछ अब अच्छा चल रहा था। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, शकुंतला उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थी, मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि 22 मार्च साल 2011 को रवि कुमार अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर पर रहने के बाद शकुंतला अपने पति के पास वापस आ जाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ हफ्ते रहने के बाद 22 मार्च को शकुंतला अपने पति के साथ दिल्ली में ही रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने का प्लान बनाती है। 22 मार्च साल 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेली शकुंतला ही आती है। घर पर आते ही वो अपने पति रवि के बारे में लोगों से पूछती है। जैसे जैसे समय बीतता है हंगामा बढ़ता चला जाता है और लोग रवि को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी रवि का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। थक हार कर 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी अब रवि की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी रवि का पता नहीं चलता है। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि आखिरी समय में शकुंतला ही रवि के साथ में थी। गायब होने वाले दिन के घटनाक्रमों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है तो शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों कार से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह रवि ने गाड़ी रुकवाई और कहा
कि किसी से मिलकर मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोलकर गया था, मगर काफ़ी देर उस जगह पर इंतज़ार करने के बाद भी रवि वहाँ नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है और रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर रवि का कहीं भी पता नहीं चलता है। जब पुलिस की जांच को लगभग 1 महीना बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तब रवि के पिता फिर से थाने में जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला कापस हेड़ा थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण के एंगल से भी मामले की जांच करती है, मगर कहीं भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के प्रति अपनी नाराज़गी जताते हैं। इस कारण जिला पुलिस की टीम से इस मामले की जांच को छीनकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेते ही तेजी से जांच आगे बढ़ाती है और एक के बाद एक शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शकुंतला और उसके भाई राजू से भी इस मामले में फिर से पूछताछ होती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला के बयानों में विरोधाभास नजर आने लगता है। इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंगला नाम के व्यक्ति का भी खुलासा होता है। पुलिस कमल सिंगला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ में बहुत कुछ साफ ना होने की वजह से अब पुलिस द्वारा कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार इन दोनों की पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाई जाती है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस के हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। लगातार बयानों में आ रहे बदलाव की वजह से पुलिस को लगने लगता है कि रवि के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं शकुंतला और कमल सिंगला का ही हाथ है। मगर पुलिस के पास ना तो रवि का शव था, ना कोई सबूत और ना कोई गवाह था। कुल मिलाकर पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। इस वजह से पुलिस शक होने के बावजूद शकुंतला और कमल सिंगला पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है और ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। समय गुजरता जाता है और रवि का कहीं भी पता नहीं चलता है। जब क्राइम ब्रांच भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है तो थक हार कर साल 2017 में रवि के पिता एक बार फिर से अपने बेटे से जुड़े मामले में अदालत में एक अपील दायर करते हैं और इस वजह से पुलिस पर दबाव पड़ता है और अब पुलिस शक के दायरे में आए शकुंतला और कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का फैसला करती है। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते हैं, मगर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद आखिरकार साल 2017 में शकुंतला के भाई राजू और कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला था। राजू तो इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, मगर कमल कई ऐसी बातें बताता है जिससे शक की सुई सीधी उसी पर आकर अटक जाती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान कमल खुलासा करता है कि जब शकुंतला के घर वाले शकुंतला की शादी कमल से करवाने से इनकार कर देते हैं तो कमल शकुंतला को एक आइडिया देता है। कमल शकुंतला से कहता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर हम मौका मिलते ही शादी कर लेंगे। इस टेस्ट के दौरान कमल दावा करता है कि उसी ने रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। अब बस इंतज़ार था तो बड़े सबूत का, क्योंकि सिर्फ ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल सिंगला या शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसलिए इन दोनों को जांच के बाद तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा शहर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। मगर अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान इन लोगों ने जो भी दावा किया है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई है, तभी ये लोग भाग गए हैं। अब पुलिस वाले शकुंतला और कमल की तलाश के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, मगर कई दिनों की खोजबीन के बावजूद इन दोनों का पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि महीनों बीत जाते हैं, मगर शकुंतला और कमल का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस शकुंतला की खबर देने वाले के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से ज़्यादा हो जाता है और कमल और शकुंतला का कहीं भी पता नहीं चलता है। और अब वक्त गुजरते हुए साल 2019 आ जाता है। पुलिस को एक मुखबर से खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है, क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही थी। इसलिए पुलिस वाले इस बार बिना किसी गलती के शकुंतला को पकड़ना चाहते थे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया जाता है और आखिरकार रात के अंधेरे में डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाते हुए शकुंतला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस वाले पूरी सख्ती के साथ
पूछताछ शुरू करते हैं और फिर इस पूछताछ में जो खुलासा होता है वो वाकई में यकीन से परे होता है। पूछताछ में शकुंतला बताती है कि जब घर वालों को इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में पता चल जाता है तो अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के घर वाले इन दोनों की शादी करवाने से इनकार कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और कराने का फैसला करते हैं। शकुंतला इस बात की जानकारी कमल सिंगला को देती है, इसलिए दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कमल भागने के प्लान को बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि भागने के बाद वो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और शकुंतला से कहता है कि तुम शादी कर लो, मगर किसी बहाने से बस रवि के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना और फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। प्लान के मुताबिक ही शकुंतला सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से शादी तो कर लेती है, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके वो अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है। शकुंतला 2 हफ्ते यहाँ रहती है और फिर माता पिता के समझाने के बाद वो वापस रवि के घर अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन यहाँ आकर वो रवि से कहती है कि मैंने सफल शादी के लिए कुछ मन्नत मांगी हुई है और प्रण किया है कि मन्नत पूरी होने तक हम दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। शकुंतला की बात सुनकर रवि मान जाता है। फिर शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने का प्लान बनाती है कि रवि को बीच से कैसे हटाया जाए। इसके लिए कमल बॉलीवुड की एक फिल्म हमराज और एक हॉलीवुड की कोई फिल्म देखता है और उसी से प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रवि को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लेता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए कमल अपने ड्राइवर गणेश को भी 70,000 रुपये देकर अपने साथ शामिल कर लेता है। प्लान पूरी तरीके से तैयार होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है कि तुम किसी तरह अपने पति को साथ लेकर घर से बाहर निकलो। शकुंतला ऐसा ही करती है और वो अपने पति से वहीं पास में ही रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए कहती है। रवि शकुंतला की बात मान जाता है और प्लान के मुताबिक रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों गाड़ी से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक एक लड़का इनकी गाड़ी के आगे आता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल सिंगला ही था। रवि के सामने कमल सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक से हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल और शकुंतला बातें करते हैं और फिर शकुंतला रवि से कहती है कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। हम लोग जिधर जा रहे हैं इसे भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में बिठा लें। रवि तुरंत इस बात को मान लेता है और फिर ये तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और फिर रास्ते में ये तीनों बात करते करते रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पहुंचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है, मगर रवि से कमल कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूँ और मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। रवि कमल की इन बातों में आ जाता है और वो शकुंतला को वहीं पर उतार कर कमल के साथ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता है। अब आगे क्या हुआ वो समझने के लिए ज़रूरी था कि अब जल्द से जल्द पुलिस कमल को गिरफ्तार करे। इसलिए पुलिस वाले शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखती है और अक्टूबर साल 2019 में पुलिस कमल सिंगला को गिरफ्तार कर लेती है। अब कमल सिंगला द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वो रवि को अपने साथ लेकर पहले से ही प्लान किए गए एक जगह पर लेकर चला जाता है और वहाँ पहले तो वो अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को चाय में नशे की दवाई डालकर पिला देता है और फिर मौका मिलते ही रवि का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। ये लोग हत्या दिल्ली में करते हैं और लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी ही गाड़ी में डालकर बिना किसी डर के राजस्थान के अलवर तक चले जाते हैं। कमल सिंगला द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में शामिल एक और अभियुक्त ड्राइवर गणेश की तलाश में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ड्राइवर गणेश को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गणेश और कमल से आगे की पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों पर रवि के शव के टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि कभी भी पुलिस के हाथ रवि का शव ना लग सके। इन दोनों ने मिलकर शव के एक बड़े से टुकड़े को अलवर में कमल सिंगला की दुकान के ठीक सामने एक प्लॉट में दफन किया था ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। गणेश और कमल सिंगला की निशानदेही पर पुलिस आखिरकार 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पहुंचती है और बुलडोज़र की मदद से 5-6 फीट की खुदाई करने के बाद रवि के लाश के टुकड़ों तक पहुंच जाती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को रवि की 25 हड्डियां मिलती हैं। पुलिस उन हड्डियों को जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। साथ ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है।
फिलहाल ये मामला अदालत में है, जबकि शकुंतला, कमल सिंगला और गणेश जेल में हैं। वैसे तो अपराधियों को सज़ा देना अदालत का काम है, मगर आपके अनुसार इन लोगों ने रवि के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।